लोड हो जाए। ठीक ठीक है, ये मैंने इसमें ना एक चीज़ बेटे, मैंने जो आपको वर्जन सेंड किया था ना, उसमें गलती आ गई थी ये वाली, यहाँ आगे इंटेंसिटी का वर्ड आ गया हुआ है। इंटेंसिटी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक कर लीजिएगा, मैं चलो आज अलबत्ता इसकी स्नैपशॉट में भेज दूंगा बाकी चीज़ें। ठीक, बाकी ये बेटा ये क्वेश्चन थे कुछ मैंने स्कूल में करवाए थे उसी को। ठीक है, और ये मैंने आपको सारी कुछ मार्किंग की लगा के फिर मैंने भेज दी थी आप लोगों को। ये हो चुका था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद वी स्टार्टेड डी ब्रॉगली, हमने कहीं स्टार्ट किया था। डी ब्रॉगली में हमारे पास एवरी पार्टिकल हैज़ एन एसोसिएटेड वेवलेंथ विद इट और पी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा उसका है था। पी इज द मोमेंटम विच इज एक्चुअली प्रोडक्ट और मैक्सिमम वेलोसिटी और पार्टिकल। अब हम उस चीज़ को कहेंगे जिसका मोमेंटम डिफाइन हो जाएगा। ठीक, और वेवलेंथ हमारे पास एक वेव की होती है। ये सारी कुछ चीज़ें शो दैट पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो आए थे वो। फिर वी हैव डन इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, वो हो गया था बेटे। और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आ गए थे हम लोग कि हमारे पास, हाँ ये बात की कर ली थी हमने कि रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल पे क्या चेंज आता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल हमारे पास जो है, कंसेंट्रिक सर्कल इन डायफ्रैक्शन पैटर्न डिक्रीजेस इफ द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, ये मैंने प्रूव किया हुआ था। ठीक है, तो बेटा हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू लो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज और हाई एक्सीलरेटिंग वोल्टेज में क्या होगा, रेडियस कम होता जा रहा है। पहले का रेडियस ये था, थोड़ा सा मैंने कम शो कर दिया। दूसरे का रेडियस ये आ रहा था, मैंने रेडियस और कम शो कर दिया। तीसरे का रेडियस बेटा ये आ रहा था, इसका रेडियस और क्या कम हो गया। तो रेडियस वेरी करता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, फिर ये बता दिया था एप्लीकेशन इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। अच्छा, इस पे बेटा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये डिस्क्राइब जून 11 का 4-2 वेरिएंट का क्वेश्चन है और 4-3 का क्वेश्चन 7 डिस्क्राइब एंड एक्सपेंड टू डेमोंस्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू मेड और डायग्राम। इसको चलो बाद में देख लेंगे उसको। ठीक है, मैं करके भेज दूँगा, टाइम वेस्ट ना हो। एप्लीकेशन यहाँ पे जाके उसके बाद बेटे हम आ गए थे हाइड्रोजन एटम के ऊपर। हाइड्रोजन एटम के ये क्वेश्चन ये है थे assumptions पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर। ये लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, आज इससे आगे हमने स्टार्ट करना है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास नेगेटिव साइन कंसिडर किया। ओके बेटे, अब हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ये लास्ट टाइम ये हमने यहाँ तक कर लिया था और इसके अंदर पढ़ाया था मैंने एक जगह पे। सर जी बेटे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ जाएगी बेटे, मानता माई की। ठीक है, हमारे पास डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। ठीक है, दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन पेपर। अगर 5 नंबर का बेटे क्वेश्चन है तो 5 नंबर मार्किंग की क्या कहती है उसकी, डायग्राम और डिस्क्रिप्शन शोइंग द इलेक्ट्रॉन बीम इन वैक्यूम 1 नंबर, यानी थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करना। और फिर फर्दर इंसिडेंट ऑन थिन मेटल टारगेट या कार्बन फिल्म, हम मेटल टारगेट नहीं लेते, हम कार्बन का फिल्म ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की फिल्म हम जो कंसिडर करते हैं। उसके फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन पे शो करना एक पैटर्न, उसी पे बनता था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सिमिलर पैटर्न टू डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड विद विजिबल लाइट, यानी मार्क इसके 1 2 3 4 5 नंबर बेटा इस तरह है डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्किंग की। ठीक है, तो ये हम सारा कर चुके हैं, यानी पूरा एक्सपेरिमेंट एग्जामिनर ने पूछा हुआ है पेपर के अंदर। उसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये वाला, विच इज जून 14 4-2 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन इज light of wavelength 590 nanometers incident normally on a surface as illustrated in figure 8.1। एक फ्लैट सरफेस है,
पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं 590 नैनोमीटर की। द पावर ऑफ लाइट इज 3.2 मिलीवॉट। द लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन 1 सेकेंड। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी और टोटल टाइम ना। पावर किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन ओवर टाइम। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला एन एन ई ओवर टी हो गया। ये क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी। ठीक है, एन ई ओवर टी। अब बेटे एन तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं विच वी नीड टू डिटरमिन, ठीक है, और हमारे पास ई क्या? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। अब अगर वेवलेंथ गिवन हो तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच एफ, और एफ को इन टर्म्स ऑफ अगर लिखें सी ओवर लैम्डा, तो ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा फॉर्मूला बनता है। अब सारे पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन है, एच की भी, सी की भी और लैम्डा की वैल्यू भी, और हमारे पास पावर की वैल्यू भी गिवन है 3.2 मिली वॉट। अगर सारी वैल्यूज पुट करते हो तो फॉर्मूला फर्दर एच सी ओवर लैम्डा टी हो गया बेटा। वैल्यूज पुट की तो 9.49 टाइम्स ऑफ 15 आ गया, जो 9.5 के बराबर मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है, ऑल्दो नंबर जो होता है फोटॉन्स का वो इंटीजर ही होता है, लेकिन मार्किंग की इसमें 9.5 9.4 पे उसने मार्क दिया, उसने 10 पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसके इसी के अंदर भी लिखना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर मैं देखूँ क्वेश्चन जो है, फिर उसने इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, यूज योर आंसर इन ए, डिटरमिन द टोटल मोमेंटम ऑफ द फोटोन अराइविंग एट द सरफेस इन 1 सेकेंड। अब वेवलेंथ गिवन है। अब हमने पहले एक फोटोन का मोमेंटम निकाला, उसने क्या मांगा? टोटल मोमेंटम। फिर हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली आई कैलकुलेटेड द मोमेंटम ऑफ अ सिंगल फोटोन या ऑफ अ फोटोन, p इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। अब p की वैल्यू बेटे h की वैल्यू ये होगी, लैम्डा की वैल्यू ये है, तो यहाँ से आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, ये एक फोटोन का मोमेंटम ऑफ अ फोटोन आ गया। अब मोमेंटम, टोटल मोमेंटम को निकालना ऑफ n फोटोन्स, p t फॉर टोटल लिखा हुआ, n फॉर नंबर ऑफ फोटोन एंड p इज मोमेंटम सिंगल फोटोन। मल्टीप्लाई किया तो 1.06 टाइम 10 टू द नेगेटिव 11 आ गया बेटे। ठीक हो गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स का हुआ है कि हमारे पास फोटोन जो हमारे पास अगर सरफेस एक्सपोज है फोटोन से, तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है ड्यू टू फोटोन्स। अब एफ किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा पी हमारे पास हम निकाल चुके हैं ऊपर वाले, टाइम ऑलरेडी गिवन था 1.0 सेकंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये भी पास्ट पेपर के बेहतर क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बेटे हमने कर लिया था। सर मोमेंटम एच ओवर लेमडा किस तरह है? माशाल्लाह, डी ब्रॉगली बेटे, ये रिलेशनशिप ही था। इतना पुराना, ये बिल्कुल शुरू ये आया प्रूव हुआ है। ठीक है, यानी चलो मैं बोल, ई इज इक्वल एच एफ होता है, ई इज इक्वल एम सी स्क्वायर भी होता है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर ई के बराबर, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, एम सी स्क्वायर इज इक्वल एच एफ हो गया। एम सी हो गया बेटे ये दूसरे सी को डिनोमिनेटर में ले गया हूँ। अब एम क्या मैथ है, सी क्या स्पीड है। प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी या स्पीड जो होती है हमारे पास, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज मोमेंटम, तो इसकी जगह आई रोट मोमेंटम, एच ऑलरेडी हो गया। एफ और सी किसके बराबर होता है? लैम्डा के बराबर, 1 ओवर लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा ये हो गया। तो पी ठीक इक्वल है टू सर। एच ओवर लैम्डा बेटे, ये रिलेशनशिप है, ये शुरू के अंदर जो हमने प्रूव किया था ये। अच्छा, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बेटे हम कर चुके थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अब हम आगे मेनली एनर्जी, ये भी हो चुका था, ये मैंने शेयर भी कर दिए हैं। ये नोट की फॉर्म में कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हुए, ये नहीं हो सके तो उसको लाए थे क्लास के अंदर, तो वही मैं बोलता हूँ। लिखा हुआ बेटे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी, क्योंकि यहाँ से मैंने एक्साइटेशन शो की हुई है ये वाली, इलेक्ट्रॉन लोड से हायर ऑर्बिट पे आ गया, फोर्थ ऑर्बिट पे है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट इन 1 स्टेप, तो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया? फोर्थ ऑर्बिट में आने के लिए इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए।
फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी कितनी थी, ये -13.6 थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों एनर्जीज को आपने माइनस किया हुआ है यहाँ पे, तो माइनस हमारे पास जो है -0.85 नेगेटिव 19 -13.6, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 टाइम्स -19 जूल, तो जूल में मैंने कन्वर्ट कर दिया ये वाला। Then it moves from n equal to 1 to n equal to 4 in one step as shown in the diagram. रेड एरो से मैंने शो किया हुआ, ये वाला रेड एरो है। एंड द एटम इज सेट टू बी एक्साइटेड, अब ये एक्साइटेड हो गया, ठीक है। अब एटम ज्यादातर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, इसमें डी एक्साइट करना ही करना है। तो सेकंड स्टेप में फोकस किया डी एक्साइटेशन में। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन मे गो बैक to its ground state in one step। ground state क्या था, उसका फर्स्ट ऑर्बिट था n equal to 1, ठीक है। in one step or in a series of steps given as green arrows के थ्रू। अब ग्रीन एरोज के थ्रू मैंने जो शो किया बेटे यहाँ पे, ये वन स्टेप में आ गया ये वाला, एक तो ये एरो जिससे पहले होगा इसका मतलब उस पे आके वो रुका है। फिर मैंने ये n equal to 3 पे लेके आया, n equal to 4 से n equal to 3 पे आ गया, n equal to 3 से बाद में किस पे आ गया, n equal to 1 पे आया डायरेक्टली, तो n equal to 3 से n equal to 1, इसका मतलब n equal to 2 पे नहीं रुका वो। थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ, n equal to 4 से n equal to 2 पे आया हुआ है, दरमियान में n equal to 4 से n equal to 2 है, तो n equal to 2 से n equals to 1 पे आ गया, n equals to 2 से 1 पे आ गया। या फिर हमारे पास सारा जो हो सकता है n equal to 4 से n equals to 3 पे आया, n equal to 3 से n equal to 2 पे आया, n equal to 2 से n equal to 1 पे आया, 3 4 ये आ गई चीज, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप में when an electron jump from n equal to 4 to n equal to 1 in one step, then wavelength of emitted photon क्या हो गया, E4 minus E1 equals to 8c over lambda। अब E4 की वैल्यू और E1 की वैल्यू पुट करें और फर्दर उसमें देखें कौन सी वेवलेंथ निकलती है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो बेटे अगर मैं इसमें पुट करूं, E4 पे मेरे पास ये वैल्यू थी, E1 पे ये वैल्यू, दिस वाज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मल्टीप्लाइड विद 1.60 टाइम्स ऑफ -19 टू चेंज इनटू जूल। जूल में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एच की वैल्यू ये भी जूल के अंदर होती है, जूल सेकंड के अंदर, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी है, पेपर में नहीं हुआ होता, ठीक है, करना जरूरी होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर 97.6 नैनोमीटर आ गई। अब 97.6 नैनोमीटर अगर देखा जाए तो बेटे हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है, रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है, वॉयलेट से लेके रेड तक। तो ये 97.6 जो आ रही है नैनोमीटर के अंदर, ये अप्रोक्सीमेटली बेटे आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इसका वही लिखा था, emitted photons lie in the ultraviolet region of electromagnetic spectrum, ठीक है। तो एग्जामिनर इस तरह आपसे कोई भी ट्रांजिशन पूछ लेता है, कैलकुलेट करवा लेता है, और कैलकुलेट करने के बाद क्या पूछ सकता है वो किस रीजन में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो एस लेवल में हमने याद की थी रिलेटिव ऑर्डर के। तो फिर फोर्थ पॉइंट है, ईच लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, जो यानी ये जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी, ठीक है। ईच लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। दैट इज फिर ग्रेटर इज द गैप बिटवीन n इक्वल टू 1, ठीक है, एंड n इक्वल टू 2। डायग्राम के मेरी जो डायग्राम मैंने बनाई थी उसके अंदर देखो n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू ठीक ठाक ज्यादा गैप है। वो गैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है। जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना गैप भी ज्यादा होगा, जितना एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा गैप भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज नीडेड या रिलीज इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू लेवल्स, ठीक है। वही है, बिकॉज गेट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एडजेसेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट लिखा है, ईच एरो vertical arrow directed downward correspond to the specific photon energy released when an electron changes its energy level since the energy change is discrete। अच्छा देखो हमारे पास ये जो एरोज ये मैं शो कर रहा हूँ जितने भी हैं, तो कहता है ये फोटोन जो रिलीज हो रहे हैं उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि फोटोन की एनर्जी जो निकलती है हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू, ये H और C तो कांस्टेंट, ये वैल्यू निकलती है हमारे पास डेफिनेट, ये डेफिनेट मिलती है। इसको मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, ये भी क्या होगी, डेफिनेट होगी। क्योंकि पेपर में पूछता है हमारे पास, हाउ डू यू कम टू नो इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ये काउंट जिनको कर सकते हो, 1 2 3 4, 1.4 1.3 नहीं है, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट से हो गए, यानी इनकी ये एनर्जी यहाँ पे डेफिनेट है। तो हमें पता इस सेंस में चलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज, फोटोन जो रिलीज होता है उसकी डेफिनेट एनर्जी आ रही होती है, जो इंडिकेट करती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट वो भी क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, अच्छा, since the electron is discrete है, so this leads to the existence of discrete energy levels in an atom। तो एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आया हमारे पास ये, क्वेश्चन है जून 10 का 41.42 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 7। 4 electron energy levels in an atom are shown in figure 7.1 which is not to the scale. An emission spectrum is associated with the electron transition between these energy levels. For this spectrum state the number of lines। कितनी फोटॉन्स रिलीज होंगे ये आपने बताना है। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस, बच्चे इन लाइंस को काउंट करके आगे, सर 4 लाइनें तो 4 लेके आगे, गलत है बेटे, ये नहीं मांगा वो उसने, ठीक है, ये तो मांगा ही नहीं हुआ उसने। तो हमारे पास ये चीज मांगी, उस पर फोकस करना है आपने। जी बेटे, कितने फोटॉन्स रिलीज होंगे यानी वो चीज हमने लिखनी है। कितने फोटॉन्स रिलीज होंगे हमने वो लिखना है। अब इसको अगर देखो बेटे, हमारे पास एन एमिशन स्पेक्ट्रम मींस के इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो हैं हायर से लोअर ऑर्डर में आएंगे तो फोटोन रिलीज होंगे, ये चीज इंडिकेट हमें ये करती है कि फोटोन रिलीज होने हैं, ये वाली चीज अमिट होने इलेक्ट्रॉन्स। मैं देखूं बेटे हमारे पास क्या हो सकता है, एक स्टेप में तो ये हायर से, एक तो यही हो गया, दूसरा क्या हो सकता है 2, तीसरा क्या हो सकता है ये 3, चौथा क्या हो सकता है ये वाला, ये पांचवा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी नहीं, पांचवा है, पांचवा भी है, सॉरी पांचवा भी है बेटे, 5 हो गए। पांचवें के बाद हमारे पास रह गया छठा, ये वाला नहीं है, ये वाला है और ये वाला भी नहीं है। अब इनको मैं काउंट करूं कितने निकल रही है बेटा, एक तो यही हो गया, दैट वाज सेकंड, ये थर्ड था, दिस वाज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। तो टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं दे आर 6, तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। इस तरह काउंट करने होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन था। फिर उसने कहा कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ। बेटे वेवलेंथ मिनिमम होगी अगर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। वेवलेंथ इज मिनिमम इफ एनर्जी डिफरेंस इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फिर मैक्सिमम डेल्टा ई जो है वो हमारे पास (H(c)/लैम्डा मिनिमम के बराबर आ जाएगा। अब मैक्सिमम क्या होगा, E4 minus E1 equals to (H(c)/लैम्डा and lambda is minimum here। E4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज -0.87 माइनस, और E1 की वैल्यू -5.44 टाइम्स 10 टू रेज पर -19 मैंने कॉमन ले लिया।
एच की वैल्यू है 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3.00 टाइम्स 10⁻8 और लैम्डा की वैल्यू बेटे आपने निकाल ली। और यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही होगी जो भी होगी। ठीक है सर वो लास्ट वाली लाइन की समझ नहीं आई, उसमें से एक फोटोन क्यों निकलेगा? बेटे 4.4 टाइम्स 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा बेटे लास्ट वाली लाइन के अंदर देखो हमारे पास ये वाला फोटोन नहीं निकलेगा, ये पहले भी काउंट हो चुका है, ये दूसरा भी तो यही है ना। देखो 4 से 3 में आ रहा था, 4 से 3 में आ रहा दोनों के अंदर, इसलिए काउंट नहीं हुआ। फिर ये भी काउंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पांचवा भी वही है ये। तो जो लाइट अच्छा यहाँ से वेवलेंथ निकली वही यहाँ से निकलनी है, तो इसलिए काउंट दोबारा नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है हमारे सर। पास जो जो एक ही वेवलेंथ निकली इसलिए काउंट नहीं हुआ वो। ठीक है, तो दो इसलिए काउंट नहीं हुए। ऑल दो तो टोटल जो फोटोन्स निकले हैं, टोटल जो वेवलेंथ निकलनी है वो हमारे पास 6 वेवलेंथ सबमिट होंगी यहाँ से। सर ये जो दरमियान वाला 6, ये जो सेकंड से थर्ड, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला भी तो काउंट हुआ है पहले, वो जो पहले उसके अंदर नहीं हुआ वो बेटे, किस जगह नहीं हुआ। ये अच्छा फोर्थ जो है ये जो 4 है, 4 बेटे है 4 से लेके इस तक है, यहाँ तक है, वो ये वाला आ रहा है, ये काउंट नहीं हुआ पहले। ठीक है ना, सर 4 से लेके 2 तक है, वो 4 से 3 से 4 नहीं इस जगह। ठीक है सर जी बेटे। हाँ जी सर मतलब जो 1 था वो आपने कंसीडर किया था वो 4 शेल से 1 शेल में है। मैंने क्या कह रही हो, मैंने क्या कंसीडर किया था? सर मतलब जिस पे आपने 1 फोटोन लिखा हुआ है हाँ वो सर सबसे एंड वाले शेल ऑर्बिट से सबसे पहले वाले ऑर्बिट में है, ऐसे ही है? हाँ जी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जून 13 का क्वेश्चन है ये, 4 वेरिएंट का क्वेश्चन 7 का बी और सी पार्ट है। ठीक है, बाकी पार्ट नहीं शो किया, इसका मतलब वो हमारे पास सिंपल होंगे। अच्छा बेटे इसके अंदर हमारे पास सिंपल इससे रिलेटेड नहीं होंगे ना बेटे। हमारे पास सम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन एटॉमिक हाइड्रोजन इज लिस्टेड इन फिगर 7.1। ठीक है, the longest wavelength produced as a result of electron transition between the two energy level is shown figure 7.1 is 4.0 times 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, हमारे पास अब on figure 7.1 draw and mark with the letter L the transition giving rise to the wavelength of 4.0 times -6 मीटर। ठीक है, यानी यही। अब यहाँ पे क्या दिया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती कब, जब एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, वो मिनिमम होता है। ठीक, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब ये है कि हमारे पास डेल्टा ई जब मैक्सिमम होगा तो एच सी ओवर लैम्डा, इसकी वैल्यू अगर लॉन्गेस्ट आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम किस में आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ये एरो डाउनवर्ड आप शो कर दोगे। ठीक है, उसने कहा इसको एल से लेबल कर दें, तो आपने इसको एल से लेबल कर दिया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ एंड मार्क with the latter as the transition giving rise to shortest wavelength। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए भी वही फॉर्मूला डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी, तो कांस्टेंट है बेटे, एच सी ओवर लैम्डा। ये डायरेक्ट लिखें, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास शॉर्टेस्ट लेनी है तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट कहाँ पे आता है, यहाँ से लेके यहाँ पे। इसको लेबल उसने ऐसे करने के लिए कहा तो हमने ऐसे लेबल कर दिया इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट द एनर्जी वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन यू हैव शोन इन 1 पार्ट 2 के अंदर, यानी कि हमारे पास ये, तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ फिर हमारे पास जो पार्ट 2 के अंदर लॉन्ग एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम लिया ना, E4 1 2 E4
माइनस E1 इक्वल्स टू 8c/λ। अब E4 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 0.54 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है, दिस इज नेगेटिव 3.4। ऑल दीज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू जूल। सो 1.60 टाइम 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जूल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एच की वैल्यू जूल सेकंड में होती है। 6.63 टाइम्स 10⁻34 और बेटे सी की वैल्यू क्या है, दिस इज 3.00 टाइम्स 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड ओवर लैम्डा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 4.35 टाइम्स 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अच्छा जी। फिर सी पार्ट के अंदर आगे, photons energy in the visible spectrum vary from 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विजिबल स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, ठीक है। डिटरमाइन द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ photons on the visible spectrum that are produced by transition between energy levels shown figure 7.1। अच्छा जी, हमारे पास इस रेंज के अंदर जो आएगा ना, इसका मतलब वो हमें इन द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट कैन प्रोड्यूस, इस ट्रांजिशन में विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी आती है, ठीक है। पहले हमने ये देखनी है। अगर बेटे मैं देखूं कि सेकंड से अगर फर्स्ट में आते हैं, ठीक है, फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 पे अगर आऊं तो फिर हमारे पास क्या बनती है, n इक्वल टू की 1.50 है, माइनस 3.4 करूं तो ये हमारे पास आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.9 बेटा इस रेंज में नहीं है, आउट ऑफ रेंज हो गया, ठीक है ना, वो नॉट विजिबल, ठीक है, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उसने रेंज हमें बता दी हुई है विच इज 3.6 इलेक्ट्रॉन से 1.83 है, 1.9 वैल्यू आ नहीं, वन आउट ऑफ रेंज, ये रेंज में सॉरी, ये 1.83 से ज्यादा आ रही, 3.6 इसमें सॉरी, ये रेंज में है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास अगर कंसिडर करें बेटे कि फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल्स टू 1 पे अगर आप देखते हो, n इक्वल टू 3 पे वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव 0.85 माइनस 3.4, तो ये आता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है ये भी रेंज के अंदर आ रहा है, ये भी रेंज के अंदर है जो हमें गिवन है। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं हमारे पास विच इज n इक्वल टू टॉप से लेके 4 से, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, 435 वो तो वैसे आ जाएगी। देन हमारे पास फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 1 पे अगर देखते हैं बेटे, तो दिस इज नेगेटिव 0.54 माइनस 3.4, तो बेटे ये हमारे पास आती है 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारे पास क्या है, ये भी रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट प्रोड्यूस, ये भी आ रही है, लेकिन अब इन बिटवीन हमारे पास क्या रहेगी बेटे, फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3 अगर देखूं, n इक्वल टू 4, दिस इज नेगेटिव 0.54 माइनस 0.85, इसको अगर आप करते हो ये, तो बेटे ये आती है हमारे पास 0.31,
इसका मतलब ये आउट ऑफ रेंज होगी, उस रेंज में नहीं आ रही। रेंज कौन सी हमारा 1.83 से 1.61, तो ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट के अंदर n इक्वल्स टू 3 to n इक्वल्स टू 1, नहीं 3 to 1, 3 to 2, 3 to 2 अगर 3 में आ रही है नेगेटिव 0.85 माइनस 1.5, तो ये बेटे हमारे पास आती है नेगेटिव 0.65, ये भी हमारे पास आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, बाकी हम वैसे कर चुके हैं सारी की सारी। तो बेटे हमारे पास इसका मतलब तो होगी कौन सी 4 से 2, 4 से 2, अच्छा 4 से 2 भी अगर करके बेटे वही देख लेते हैं फ्रॉम, देख लेते हैं बेटे n इक्वल टू 4 टू n इक्वल्स टू 2। अब 4 में हमारे पास है नेगेटिव 5.4 और 2 पे 1.5 है, वन पॉइंट फाइव, ठीक नहीं 4 पे से लेके 4 पे हमारे पास नेगेटिव 5.4 थी और हमारे पास नेगेटिव 1.5 होगी। इसको अगर करते हो बेटा ये भी हमारे पास आती है 0.96 बेटा, ये भी रेंज में नहीं है, आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, अब डिटरमिन द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने मांगी हुई थी, तो हमारे पास कितनी एनर्जीज आ रही हैं, वो हमारे पास 3 आ रही हैं। ठीक है, डिटरमिन द एनर्जी, तो हमारे पास ये रेंज में जो आ रही है, एक ये आ रही है बेटे, ये आ रही है, एक ये आ रही है, बाकी जो आउट ऑफ रेंज आ रही है सारी। इस तरह हमने शो करना था। कितने मार्क का क्वेश्चन था? 2 नंबर। चलें, इस तरह बात क्लियर होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। अच्छा ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा टॉपिक कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। जो हमने भी अभी पढ़ा वो लाइन स्पेक्ट्रा का हिस्सा था। कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बेटा वो होता है जब जैसे विजिबल लाइट एक प्रिज्म में से पास करती है या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करती है, तो आपके पास जो कॉन्टिन्यूस प्रिज्म आ रहा होता है, रेड आपके पास विपगोर जो बना होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्ला ब्ला, ठीक है, रेड एंड में, उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, कोई उनको सेपरेट नहीं किया होता किसी डार्क या किसी और लाइन ने बेसिकली। अब ये देखो हमारे पास जैसे ये एक हमारे पास ब्लैक बॉडी है, इसमें रेडिएशन जो निकलने प्रिज्म में से पास किया है ये, ठीक है, तो हमारे पास इनमें कोई गैप नहीं है, इसका इतना हो, इसका टोटली 100%। ये देखो कलर्स आपस में मर्ज भी कर रहे हैं, कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है एक कलर की 100%। ठीक है, तो हमारे पास इसको आप कहोगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यानी कि हमारे पास वो कॉन्टिन्यूटी उसके अंदर आती जा रही है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा इस तरह स्टार्ट होता जा रहा है, दरमियान में कोई लाइंस नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, defined sequence of colors obtained as white light passes through a prism with no observable gap between colors. It contains all the wavelengths of colors such as in rainbow. तो वो continuous spectrum होता है, रेगुलर उसमें आ रहे होते हैं, continuity होती है। उसके बाद आता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रम में बेटे हमारे पास क्या होती है, लाइंस होती हैं जो सेपरेट कर रही होती हैं एक कलर को दूसरे कलर से। ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, द स्पेक्ट्रम विद ह्यूज गैप्स बिटवीन लाइंस एंड कंटेन ओनली अ फ्यू वेवलेंथ्स। ठीक है, उसमें 7 वेवलेंथ्स आ रही हैं, इसमें कम आ रही हैं, फ्यू वेवलेंथ्स। लाइन स्पेक्ट्रम इज ईदर एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। फिर फर्दर उनकी टाइप्स आती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का था, एमिशन। अच्छा, अब ये थोड़ा सी देखिएगा डायग्राम सेकंड में बेटे, ये हॉट गैस है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। वैसे हॉट गैस का मतलब ये हमारे पास ये हॉट गैस थी, यहाँ पे इसके एटम एक्साइट हुए होते, एक्साइट होने के बाद उन्होंने डी एक्साइट होना है। जब डी एक्साइट होंगे तो फोटोन रिलीज करेंगे, जब वो फोटोन रिलीज करते हैं, ये इमिटेड फोटोन्स ही जा रहे हैं, जब वो पास करेंगे प्रिज्म में से, तो आपके पास इस किस्म की हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएंगी। यानी कि हमारे पास एक कलर ये हो गया, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये देखो लाइनों फॉर्मेट में आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही इसके अंदर, दरमियान में गैप आ रहा है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक है, इसमें यहाँ पे कोई लाइट नहीं गिरी इसलिए ब्लैक आ रहा है।
तो इसको आप कह रहे होते हो लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, चाहे इसमें से पास करें चाहे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर एटम एक्साइट होकर डी एक्साइट हुए हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इसी किस्म का होता है। उसमें भी देखो यहाँ पे क्या थी, कलर लाइंस आ रही थी, डार्क बैकग्राउंड समझ लो, और यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड में कलर रीजन आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये भी नीचे होता ही है बेटे इसके अंदर कि जब कोई भी या हॉट गैस यहाँ पे कोल्ड गैस है, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो क्या कर रही है, इसके एटम्स को एक्साइट करने में यूज हो रही है, आगे एनर्जी नहीं जा रही। अगर एक्साइट करने में यूज हो रही है तो इसका मतलब एक्साइट होने के बाद एटम, मैंने कहा था ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, उसने डी एक्साइट होना ही है। वो डी एक्साइट होता हर तरफ वेवलेंथ एमिट करता है, किसी एक तरफ नहीं करता। वो या तो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वेवलेंथ एमिट होकर जा रही है, इसका मतलब वो रीजन आते जा रही है ये वाले पास। बाकी वो डिस्ट्री और दरमियान में जो लाइंस हैं यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन गिरे हैं उनकी हमारे पास निग्लिजिबल इंटेंसिटी थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे गिरे ही नहीं है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ना गिरने की वजह से यहाँ पे डार्क रीजन आता जा रहा है। तो ये हमारे पास दोनों में फर्क होता है। और ये चीज नीचे वाले डायग्राम में अगर देखते जाओ, ये हाई डेंसिटी हॉट मैटर है जो भी कंसिडर किया बल्ब में से, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू ये हमारे पास क्वांटम स्पेक्ट्रम आ गया, कोई लाइंस नहीं आ रही। हॉट गैस में से जब निकले हैं तो हमारे पास देखो डार्क बैकग्राउंड में कलर लाइंस आ रही हैं, सारे कलर्स नहीं होते इसमें। और दूसरा हमारे पास जब कोल्ड गैस में से पास किए तो हमारे पास क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है, एक रीजन आया फिर डार्क लाइन इसमें भी आ रही है, लाइन इसमें भी आ रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम दिस इज लाइन स्पेक्ट्रा। और जिसमें लाइंस नहीं आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं वो क्वांटम स्पेक्ट्रा। अब थोड़ा डिटेल में आते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, क्वांटम स्पेक्ट्रम किसे कह रहे होते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम के एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। पहले आ गया एमिशन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रम। आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे की थी, एमिशन स्पेक्ट्रा है, मैंने ये कहा था डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट रीजन आ रहा होता है, लाइंस आ रही होती हैं, वही लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सेपरेट ब्राइट लाइंस ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ या कलर सेपरेटेड बाय डार्क रीजन, ठीक है। सेपरेटेड बाय डार्क रीजन अगर देखते हो बेटा यहाँ पे ये डार्क रीजन से एक लाइन ये सेपरेट हुई है, फिर ये दूसरी लाइन इतने डार्क रीजन से सेपरेट हुई है, फिर ये लाइन इतने डार्क रीजन से, ठीक है। सेम इज टू विद द प्रीवियस वन, यहाँ पे भी क्या, सॉरी बेटे डिस्कनेक्ट हो गया था नहीं हो। अच्छा एग्जाम्पल में बेटे अगर देखते हो, सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम filament lamp containing neon gas, या light emitted when a high potential difference applied across a discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब ये वाली होती है, इसको आपने लो प्रेशर पे रखा होता है, इसमें 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर होता है, इतना काम। अब इसमें ऑर्गन है या फिर कोई और गैस है, जब यहाँ से हाई प्रेशर हाई वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो दरमियान में जो एटम्स होते हैं उनमें डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसको से मूव करते हैं, हमारे पास फिर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से डिफाइंड वेवलेंथ निकलती है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब इसको कह रहे होते हो। अब वही चीज हमारे पास है, ट्यूब कंटेनिंग अ गैस एट लो प्रेशर। यूज इसको कहाँ करते हो, ठीक है। सिंस द वेवलेंथ ऑफ द लाइंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट emitting द लाइट, यानी हर ऑर्गन के लिए कुछ और होगा बेटा, नियॉन के लिए कुछ और है, जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं उनके लिए हर गैस के लिए डिफरेंट वेवलेंथ निकल रही होती, सारी नहीं निकलती विजिबल लाइट की, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जब हमें पता चल जाता है कि ऑर्गन में से सिर्फ ये वाली लाइंस निकलती हैं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से ये लाइंस निकलती हैं, तो वहां से हम फिर किसी भी चीज के अंदर जो गैस होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लाइंस को देख के, कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास कौन सी गैस है, उसी का स्पेक्ट्रा को देख के हम देखते हैं कि वहां पे कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, तो वहां से हम देख के कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देयरफॉर लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये लर्निंग आउटकम क्या सिलेबस में देखो लिखा हो डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर आते हैं, इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं,
it looks a continuous spectrum crossed by dark lines due to some missing frequencies. क्या मतलब, जैसे ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे बेटे कुछ ये continuous spectrum आ रहा है, ऊपर देख लो यही स्पेक्ट्रम बना हुआ है, लेकिन दरमियान में इसमें कोई लाइन नहीं, इसमें लाइन आनी शुरू होगी ये इस तरह, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी इस वाले में मिस होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये आना शुरू हो गया, ठीक है। तो वही हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, मतलब दरमियान में लाइंस आ रही होती हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्रॉस बाय डार्क लाइन ड्यू टू सम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। प्रोडक्शन कैसे होती है, व्हेन व्हाइट लाइट passes through a gas, some electrons absorb energy and move to higher energy levels. When these electrons return to lower level, photons are emitted in all directions को underline किया हुआ है, ठीक है, rather than in the original direction of white light, ठीक है। Therefore, this account for the relatively lower intensity of the various frequencies and the missing lines of the continuous spectrum. ओवरली हमारे पास फ्रीक्वेंसीज एमिट होती हैं, लेकिन इंटेंसिटी उनकी इतनी कम होती है कि हमें वो इस तरह नजर आ रही होती है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ बेटे, क्वेश्चन 11 है, जून 1741 वेरिएंट पे क्वेश्चन आया है। इसके पीछे 20 सालों में टोटल 3 सवाल मिलने हैं आपको। एक बेटे हमारे पास आया था 17 जून के अंदर, दूसरा नवंबर 14 में, तीसरा आपको मिलेगा कि नवंबर 11 के पेपर के अंदर 42 वेरिएंट के अंदर, नवंबर 11 42 वेरिएंट में क्वेश्चन इसी का ही है, वो भी आसान सा सवाल ही था वैसे, ठीक है। नवंबर 11 42 वेरिएंट के अंदर क्वेश्चन नंबर याद नहीं मिले, और यही क्वेश्चन है सारों में, आपको ये डायग्राम मिल रही है। लिखा हुआ a beam of light consists of a continuous range of wavelengths from 420 nanometer to 740 nanometer. A light passes through the cloud of cool gas as shown in figure 11.1. Incident wavelengths आ रही बेटे हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर 740 नैनोमीटर की, और emergent light वहां से निकली। तो कह रहा the spectrum of the light emerging from the cloud of cool gas is viewed using a diffraction grating. Explain why the spectrum contains a number of dark lines. मार्किंग की क्या कह रही है, जब ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स इन द गैस, इस गैस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द फोटॉन, ये फोटॉन जा रहे हैं। फोटोन एनर्जी कॉजेज द इलेक्ट्रॉन टू मूव टू हायर एनर्जी लेवल टू बी एक्साइटेड, ठीक है। फिर फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल इन द फोटोन की एनर्जी En माइनस EP8, ये इस पे डिपेंडेंट En और EP पे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फोटोन emitted in all directions, उस तरफ नहीं गिरे, अगर उसी एक डायरेक्शन में जाते हो फिर अलग होती है, ऑल डायरेक्शन में गए हैं, तो उससे उस पे जो इंसिडेंट हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पे इंसिडेंट, जहाँ पे इंसिडेंट हुए वहाँ लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम थी, बहुत कम होने की वजह से हमारे पास क्या है कि वहाँ पे आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बेटे मैं इसको फिर बाद में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल वाली क्लास के अंदर हमने आगे पढ़ना है बैंड थ्योरी है, ठीक है। कल वाली क्लास में बेटे बैंड थ्योरी है टॉपिक। सर दो चीजें पूछनी थी। हाँ जी सर पहली तो ये चीज, सर आपने हॉट गैस, कैसे जो हॉट गैस है वो तो हमें सर स्पेस पे मिलेगी, वो हमें अपने एटमॉस्फेयर में तो नहीं मिलेगी ना? नहीं, एक गैस को आपने हॉट गैस का मतलब एक फिलामेंट लाइन का, जो फिलामेंट हॉट हो जाता है, ठीक है। अब जो उसकी आउटर केसिंग है हमारे पास ग्लास की, और फिलामेंट के इन बिटवीन गैस ही होती है ना, ऑर्गेनियम, उसको भी हॉट गैस कहते हैं, वो भी हॉट गैस है। और सर दूसरी चीजें पूछे सर, वो आपने एक असाइनमेंट पोस्ट की थी हम लोग की, वो हम लोगों ने सॉल्व करके देनी है? बिल्कुल देनी है, वो मार्क होनी है। मार्क होनी है सर? हाँ जी, तो डेट शीट हर चीज लिखी हुई। हाँ जी सर दिखा हुआ, वो तो देख लिया। अगर लेट हो जाए तो कोई इशू तो नहीं? अगले साल से पहले देना है, ये ना हो जाए मतलब अब जमा करा दे या पहले करा दे यार, अभी करा दे, अभी मैं चेक नहीं कर सकता कॉल साथ वैसे कुछ भी, करा दे अभी, करा दो, ठीक। ओके बेटा, इंशाल्लाह बाकी कल, ठीक है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला। सर आपने इसकी रिकॉर्डिंग की थी? नहीं बेटे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी इसकी, ठीक है। मैं बताइए वैसे भी बता भेज दूंगा आपको शाम को, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर। भेज दीजिएगा सर।
अल्लाह हाफिज सर।